किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस एग्जाम की नीड को समझना होगा। अगर मैं बात करूं गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर की, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एवरेज वेटेज निकल के सामने आते हैं और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसी सब्जेक्ट का है तो वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एंड ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है PYQs। जितने ज्यादा आप PYQs करेंगे उतना ही ज्यादा आप उस एग्जाम के लेवल को समझ पाएंगे। हाय एवरीवन, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल दीपाली। आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं ऑल कंप्लीट PYQs ऑफ ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम गेट 2010 टू 2024। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर पाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि आप ये पूरी सीरीज को मिस ना कर पाए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम जो है सीरीज को डिफरेंट पार्ट्स में कवर अप करेंगे और आज जो है हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे 2024 से 2022 तक के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। सी द एक्सप्रेशन फॉर कंप्यूटिंग द इफेक्टिव interest rate using the continuous compounding for a nominal interest rate of 5% is। एक वैल्यू गिवन है एक इंटरेस्ट रेट की। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक लिमिट का सवाल है ना, बहुत घुमा के क्वेश्चन को दिया गया है। एक्चुअली एक लिमिट की वैल्यू निकालनी है और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसे इन परसेंटेज के फॉर्म में फिर आंसर देना। तो सबसे पहले लिमिट का वैल्यू निकालना और उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। ठीक है, चलो वन बाय वन चीजों को समझते हैं। किसी भी लिमिट के फंक्शन में अगर ये m टेंड्स टू इन्फिनिटी और मैंने इन्फिनिटी जो है m को इन्फिनिटी रखा, तो मैं देखूंगी ये क्या बन के आ रहा है, 1 टू द पावर, देखिए ये 1 है प्लस 0.005 अपॉन m है। तो क्योंकि ये 1 अपॉन इन्फिनिटी है तो वो 0 हो जाएगा, राइट। और ऊपर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो बेसिकली इट इज अ 1 बाय इन्फिनिटी फॉर्म। चलिए अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाली हूँ, 1 बाय इन्फिनिटी जैसी लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो हाउ टू सॉल्व 1 बाय इन्फिनिटी फॉर्म। सी इसे क्या करना होगा, सबसे पहले लिमिट एज इट इज m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एज इट इज रखेंगे। पहले पर लिखेंगे e एक्सपोनेंशियल, और e में लिखने के बाद जो भी ऊपर की पावर है, जैसे यहाँ पर सिर्फ m है ना, तो उसको बाहर निकाल देंगे और अंदर वाली चीज को, जो अंदर वैल्यू है, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये ऑलरेडी 1 प्लस 0.05 बाय m था, अब इसको -1 कर देंगे और ये -1 एज इट इज रह जाएगा। ये इसका ये रोल नहीं है, सिर्फ 1 बाय इन्फिनिटी को है। ठीक है, तो ये इस तरीके से 1 बाय इन्फिनिटी को अपन ने डील किया, राइट। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे फर्दर, बहुत सिंपल हो गया है। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, अगेन लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर m, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ब्रैकेट अगर ओपन अप होगा तो ये क्या हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा। सी वेरी वेरी सिंपल, आंसर निकल के आ गया आपके पास e टू द पावर 0.05 -1, और यही आंसर है। अच्छा नहीं वेट, ये आंसर नहीं है, ये तो लिमिट का वैल्यू हमें किस में निकालना था, परसेंटेज में। तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सिंपल है, 0.0512 इंटू 100 और वो आ जाएगा 5.12। ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये समझ में आया कि ये ई फैक्टर को निकालना है। ठीक है, एक लिमिट के सवाल को निकालना है और 1 बाय इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमने आज ये सीखा। क्लियर है पहले क्वेश्चन से। चलिए लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 2। आपको 3 वेक्टर्स गिवन है P, Q और R, है ना, और आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज से बताना है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक अगर कोई कर सकता है तो वो ये है कि हम एवरी इंडिविजुअल के वेक्टर को लिखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ये जो भी प्रॉपर्टीज है, ये अगर P, Q, Y एक स्पेसिफिक वेक्टर के लिए वैलिड नहीं है, ये हर एक वेक्टर के लिए वैलिड होनी चाहिए। तो क्यों ना हम इसे जनरलाइज्ड सॉल्व कर लें और उसके बाद इसमें वैल्यू डालें, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहली चीज मिस्टेक नहीं करनी कि वैल्यू पुट करके और फिर निकालना है, नहीं, हमें पहले इसे जनरलाइज प्रॉपर्टीज निकालनी है, उसके बाद चेक करना है। तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के बाकी सारे सवालों में भी पूछा जा सकता है। पहली चीज, अगर मैंने देखा जैसे एक वेक्टर है P, उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ दो ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लाइड वेक्टर से, तो ऐसे में इसका वैल्यू क्या निकल के आता है। ऐसी वैल्यू को, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है और ये हर वेक्टर के साथ वैलिड है और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और वो क्या है, C है। सबसे पहले
P जो है वो किसके से मल्टीप्लाई होगा, R से, दूर वाले से, ठीक है। तो P जो है उसका डॉट प्रोडक्ट लूंगी मैं R के साथ और Q वेक्टर एज इट इज। तो पहले मैंने दूर वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और R एज इट इज। ये पहला स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला है। नंबर 2, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं कहूं जैसे ये P डॉट Q प्रोडक्ट है, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ, है ना, सेम होता है Q डॉट P के बराबर, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसी में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये सेम रहेगा, नहीं, इसमें लग जाएगा नेगेटिव साइन, सो इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q क्रॉस P। ये बड़े इंपॉर्टेंट, तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला जो आपको लिखने हैं। अब देखो जरा सिंपल से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अच्छा बी ऑप्शन देखिए, P क्रॉस Q क्रॉस R, तो P डॉट R Q वेक्टर माइनस P डॉट Q R वेक्टर, बिल्कुल सही है, ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्डाइज फॉर्मूले से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा ऑल्सो मोर देन वन आर करेक्ट आंसर, तो सिर्फ एक पर ही हमें स्टिक नहीं रहना, सारे ऑप्शंस को चेक करने हैं। चलिए, और सिंप्लीफाइड देखने पर क्या नजर आ रहा है मुझे, चलिए एक ऑप्शन नंबर सी को पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज अ P क्रॉस Q क्रॉस R, है ना, ब्रैकेट में, ये मेरा है LHS साइड। पहले LHS साइड को सॉल्व करूं मैं, अगर मैं इस चीज को लिख सकती हूँ, ऑलराइट लुक हियर, ये पूरा मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ये यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर इसी की मैं RHS साइड को, चलिए यहाँ देखेंगे, सी ऑप्शन में LHS साइड ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका ये LHS है, राइट, जो ऑलरेडी यहाँ गिवन है ना। अभी RHS साइड को मैं देखूं, अगर ये क्या गिवन है, P क्रॉस Q क्रॉस R। अच्छा एक चीज और बताएंगे जल्दी से, अगर A क्रॉस B है और उसको B क्रॉस A लिखना है तो मैं क्या करूंगी, नेगेटिव साइन आगे लगा दूंगी, सिंपल है, यही अभी अपन ने सीखा थोड़ी देर पहले। तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया और मैंने क्या कर दिया, R क्रॉस P क्रॉस Q कर दिया। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखेंगे जरा। RHS राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, तो माइनस एज इट इज R डॉट Q, जो दूर है उसका पहले डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, और P एज इट इज। अच्छा इसको ना ब्रैकेट लगा, अब देखो जरा यहाँ पर वापस माइनस आएगा, अब पहले पास वाली साइड का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो R डॉट P और फिर क्या आ जाएगा Q, ठीक है। अच्छा ये और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस ऑफ R डॉट Q P वेक्टर प्लस R डॉट P Q वेक्टर, ठीक। अब थोड़ा सा देखेंगे, मेरे जो LHS साइड है और जो मेरी RHS साइड है, क्या ये सेम है, नहीं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन में, सी ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट। अच्छा डी ऑप्शन और भी ज्यादा सिंपल है ना, अगर मैं डी ऑप्शन को चेक करूं तो ये देखो जरा, R डॉट P क्रॉस Q, क्या ये सेम होगा Q क्रॉस P डॉट R से, देखिए जरा, सिंपल है। अच्छा ये जो है P डॉट Q है, क्या इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ R डॉट Q क्रॉस P, लिख सकती हूँ, राइट। अच्छा इसी को मैं लिख सकती हूँ ना, अगर डॉट प्रोडक्ट A डॉट B है तो वो तो इक्वल हो जाएगा B डॉट A से, है ना। तो इसी बात का फिर से अपन ने यूज करा और हमने क्या लिखा इसे, Q क्रॉस P डॉट R। चलिए मैंने इस वाली साइड को बिल्कुल भी छुआ नहीं, ये एज इट इज रख दिया। अब क्या ये और ये सेम है, नहीं है, इनमें नेगेटिव साइन का फर्क आ रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन, डी ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट है ना। एक ए ऑप्शन को वापस चेक करते हैं ना, ये जो मेरा ए ऑप्शन था, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम हियर, इसको जीरो के बराबर हमें प्रूव करना है या फिर देखना है कि ये एक्चुअली जीरो के बराबर है या नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, वही जो पहला फॉर्मूला हमने यूज किया था, P क्रॉस Q क्रॉस R, उसी को यूज करते हुए हमें करना है। क्या क्या करना है दोबारा रिपीट करेंगे, बाहर वाला है, पहले डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, दूर वाले के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा P डॉट R Q वेक्टर माइनस पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट P डॉट Q R वेक्टर, क्लियर है, प्लस अब वापस से करेंगे Q डॉट P R वेक्टर माइनस पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट Q डॉट R P वेक्टर प्लस इस वाले को मैं यहां पर लिख रही हूं R डॉट Q P वेक्टर माइनस R डॉट P Q वेक्टर।
चलिए अब इसको देखेंगे, ये क्यू फैक्टर है और आर डॉट पी और पी डॉट आर सेम होते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 0। बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो क्या क्या हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स समराइज सेकंड क्वेश्चन को अपन ने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने देखा 3 फैक्टर्स की वैल्यूज गिवन थी, तो पहला हिंट, वैल्यूज नहीं पुट करनी है, पहले जनरलाइज फॉर्मूले को प्रूव करना, स्टैंडर्डाइज फॉर्मूलेस का यूज करेंगे, ठीक है। और वो कौन कौन से स्टैंडर्डाइज फॉर्मूले अभी अपन ने पढ़े? दैट इज पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? और हमने ये भी देखा कि एक पी क्रॉस क्यू है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी से, और एक पी डॉट क्यू है वो इक्वल होता है क्यू डॉट पी से। ये 3 चीजें हमने पढ़ी और इसी पूरे 3 चीजों को हमने यूज किया। क्लियर है? चलिए आई होप ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए मूविंग नेक्स्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। 2 टर्मिनोलॉजीज गिवन ही है, होमोजीनियस और एग्जैक्ट। क्या होता है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स और वाई के फॉर्म में है और उसको ना हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया है विथ लैम्डा एक्स से और वाई को रिप्लेस कर दिया है लैम्डा वाई से, और वो निकल के आता है लैम्डा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि जितना भी लैम्डा है वो एक साथ बाहर निकल के आ जाता है और फिर से फंक्शन एज इट इज बन जाता है। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन, ठीक है। तो इसे समझेंगे होमोजेनियस क्या होता है। दूसरा चीज एग्जैक्ट डिफरेंशियल को समझते हैं, एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते। आपके पास dx प्लस एन dy इक्वल्स टू 0 का एक फॉर्म गिवन। देखिए m और n क्या है? इज एनी फंक्शन ऑफ x एंड y। कोई भी एक ऐसा फंक्शन हो सकता है, कोई भी ऐसा टर्म हो सकता है जो dx के आगे है, और कोई भी ऐसा टर्म n को रिप्रेजेंट करता है जो dy के आगे है। अगर ये एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? वो ये है कि रो m by rho y should be equals to rho n by rho x। तभी ये एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जस्टिफाई करता है। चलिए हमने 2 कंडीशन को समझ लिया कि कैसे चेक करते। अब इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि ये कैसे हम निकालेंगे। सो इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन, चलिए है ना, पहला गिवन है हमें p का क्या निकालना है, सिर्फ होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। सिंपल है, बिल्कुल आसान है। अगर मैंने x को लैम्डा x से रिप्लेस किया और y को भी लैम्डा y से रिप्लेस किया, तो आप ये देखोगे, पहले तो इसे ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, डिनोमिनेटर से अगर हम देखें तो ये क्या निकल के आता है, x बाय वाई निकल के आता है प्लस 3 y बाय x आता है प्लस 2 y बाय x का होल क्यूब। यही दिख रहा है हमें, राइट। सो लुक हियर एवरीवन, ये अगर एक फॉर्म है और अगर इसमें हम लैम्डा रखते हैं, है ना, तो एक लैम्डा जो है इट टू द पावर 0 निकल के आ जाता है, क्योंकि सारे में ही क्या है, जितना ऊपर x का पावर है उतना ही y का पावर है। तो ये क्या है, आपस में नलिफाई कर रहे हैं लैम्डा की पावर को और एक यूनिफॉर्मली एक होमोजीनियस फंक्शन निकल के आ रहा है। सो इट्स अ कंप्लीट फंक्शन ऑफ y बाय x, है ना, और जो कि क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। ऑलराइट, तो पहला हमने देख लिया कि इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। नाउ अब हमें चेक करना है कि क्यों मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इक्वेशन है या नहीं है। बहुत सिंपल है, इक्वेशन क्या गिवन है, लुक हियर, क्यू का गिवन है मुझे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमें गिवन है माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, पहले ना इसे रिप्रेजेंट कर दीजिए इनटू द फॉर्म m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, है ना, और फिर चेक करना है रो m बाय रो y शुड बी इक्वल्स टू रो n बाय रो x। सिंपल है, इतना कर सकते हैं अपन। पहले इसे हमने चेंज करा इनटू दिस फॉर्म। इसको फॉर्म को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके अंदर m क्या है हमारे पास, m मेरा है वाई स्क्वायर, n क्या है मेरा, n है मेरा एक्स स्क्वायर। अब कर लीजिए रो m बाय रो वाई, ये कितना होगा, रो m बाय रो वाई इज 2 और रो n बाय रो x है मेरा 2x। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट एन एग्जैक्ट
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P is homogeneous and Q is not an exact ordinary differential equation. All right, we have covered this question very well. Now, अब अपन बात करते हैं another question जो कि एक partial differential equation से related। Question में given है rho square t upon rho x square प्लस रो स्क्वायर टी अपॉन रो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पहली चीज तो ये देखकर पता लग जाना चाहिए कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ये है एक्चुअली डेल स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0, जो कि होती है मेरी लाप्लास इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? मेरी लाप्लास इक्वेशन है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गेट के क्वेश्चन में आप अभी देखेंगे विद इन दिस सीरीज यू विल सी सो मेनी क्वेश्चंस जिनके अंदर या तो आपको लाप्लास इक्वेशन का सिर्फ नेम गिवन है, या फिर आपको डेल स्क्वायर टी गिवन है, या फिर कभी ऐसे गिवन है। तो हमें तीनों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने डिफाइन किया है टी को इन अ फॉर्म ऑफ, टी कैसा फंक्शन है? एक फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है। अगर इसे मैंने एक डोमेन में, कौन से डोमेन में? एक स्क्वायर के डोमेन में रखा, और मैंने देखा जो कि 2x2 का स्क्वायर का डोमेन था, और उसमें मैंने देखा उस टी का वैल्यू ऑन द एजेस वो कितना है? किन्हीं 3 एजेस पर वो है 50 और 4th बाउंड्री पर है 100। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टी का वैल्यू 50 है, यहाँ पर टी का वैल्यू 50 है, यहाँ पर टी का वैल्यू 50 है, और यहाँ पर टी का वैल्यू है 100। अब आप मुझे बताइए सेंटर पर ऑफ द डोमेन पर उसकी क्या वैल्यू होगी। तो लेट्स से हमारे पास 4 बाउंड्रीज पर टी का वैल्यू गिवन है, और मुझे उसके बिल्कुल सेंटर पर उसकी वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूंगी? मैं उन सबका एवरेज ले लूंगी। सो एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यू विल गिव द सेंटर वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ द टी एट द सेंटर ऑफ द डोमेन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एवरेज कैसे निकालेंगे? 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 100 बाय 4, ये हो जाएगा मेरा सेंटर का वैल्यू, और इट विल कम आउट टू बी 62.5। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो इसका लाप्लास इक्वेशन से कोई रिलेशन नहीं था। द मेन वाज कि हाउ टू डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई विच इक्वेशन इज दिस। क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स विद दिस क्वेश्चन। ना मूविंग अहेड, सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन जो कि इस साल का गेट 2024 में आया था। देखिए क्या कह रहा है। हमारे पास अगेन पी वेक्टर है और आर वेक्टर है, ठीक है। अब आपको बताना है 2 स्टेटमेंट्स है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा इनकरेक्ट है। 2 स्टेटमेंट गिवन है पी और क्यू, और उनको बताना है कि उनका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। पहली सबसे छोटी सी हिंट जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी दी थी कि कहीं पर भी ऐसे वैल्यूज गिवन हो किसी भी वेक्टर की, वो वैल्यूज नहीं यूज करनी है। यूज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला, जनरलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूलाज एंड जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स टू डील विद द क्वेश्चन, है ना। कहीं पर भी वैल्यू पुट नहीं करनी टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो पहली चीज ये अपन ने समझी। अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। नंबर 1 इज ए कर्ल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कर्ल्ड? और क्या होता है? ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके मैं ये सारी चीजें समझाती हूँ, है ना। और डाइवर्जेंस क्या होता है। ऑलराइट, सबसे पहले समझेंगे कर्ल क्या होता है। तो डेल क्रॉस फाई वेक्टर, जैसे मान लीजिए अगर मेरा फाई एक वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ल ऑफ फाई। ये क्या हो जाएगा? कर्ल ऑफ फाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं फाई मेरा एक नॉर्मल फील्ड, स्केलर फील्ड, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे लेट्स से आर एक मेरा स्केलर क्वांटिटी है, तो डेल आर विल बी द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी आर। अच्छा इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रो आर अपॉन रो एक्स आई कैप प्लस रो आर अपॉन रो वाई जे कैप प्लस रो आर अपॉन रो जेड के कैप। ये हो जाएगा मेरा ग्रेडियंट, ये हो जाएगा मेरा कर्ल। अच्छा कर्ल को निकालने का तरीका आई होप सभी को पता होगा, विच इज आई क्रॉस जे क्रॉस के कैप, रो बाय रो एक्स, रो बाय रो वाई एंड रो बाय रो जेड। फाई एक्स, फाई वाई, फाई जेड। बिकॉज अगर मैं कह रही हूँ फाई एक वेक्टर है, तो जो मेरा फाई वेक्टर है वो कुछ फाई एक्स आई कैप प्लस फाई वाई जे कैप प्लस फाई जेड के कैप की तरह रखा होगा, राइट। अगर इस एग्जाम्पल से मैं देखूं तो ये जो पी वेक्टर है, तो ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। तो इसी को यहाँ पर रख देंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, विल बी द कर्ल। अच्छा एक डाइवर्जेंस क्या होता है उसे भी समझो। सो व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस इज नथिंग बट अगर मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका मैं डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ विद दिस, तो ये हो जाएगा मेरा डाइवर्जेंस, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? अगेन वही, ये रो, एक डेल की वैल्यू क्या होती है हमेशा? रो बाय रो एक्स आई कैप प्लस रो बाय रो वाई जे कैप प्लस रो बाय रो जेड के कैप।
चलिए, 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हमने। कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट तब यूज होता है जब एक स्केलर फील्ड हो या जब एक स्केलर क्वांटिटी हो। अब एक ब्रह्मास्त्र देती हूँ मैं, क्योंकि ये जो है इतना कॉमनली यूज होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। पास्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अगर ये चीज नहीं पता है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करने में लग जाएंगे। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड द क्वेश्चन विल बिकम। अब एक ब्रह्मास्त्र है जो ये कहता है कि किसी भी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड आर is always zero, first of all. Number 2, the divergence of curl of any vector is always zero. चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा जनरलाइज स्टेटमेंट हमने कैसे दे दिया। पहली चीज समझो, अगर मैं ये जो डेल आर है ना, ये क्या निकल के आता है, कोई भी स्केलर फील्ड है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, और उसका मैं अगर ग्रेडियंट निकाल दूं, तो ये एक नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है उस आर फील्ड के, और परपेंडिकुलर होता है वेक्टर क्वांटिटी के। ठीक है, और उसी का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, तो आपने देखा होगा कि किसी भी दो वेक्टर जो सेम फील्ड में है, क्योंकि अब ये भी कैसे है, सेम डायरेक्शन में है डेल के, राइट। तो अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों ही, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। इसीलिए पहला स्टेटमेंट हो गया मेरा जीरो। दूसरा देखो, अगर मैंने दो दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, तो जो निकलने वाला प्रोडक्ट है, लेट्स से जेड वेक्टर, ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा टू बोथ डेल वेक्टर एंड फाई वेक्टर। ये तो हम समझते हैं, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो वो जो वेक्टर निकल के आता है वो होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, आपस में दिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ऐसे में वापस से मैं डेल से अगर डॉट प्रोडक्ट निकालती हूँ किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर, जैसे कि एक्स कैप है और ये वाई कैप है, तो एक्स कैप है, उसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालती हूँ वाई कैप से, ये हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि व्हेन दे टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड इफ मैं अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालती हूँ, अगर मैं इनका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालती हूँ, तो वो हमेशा हमेशा जीरो आता है। इसीलिए ये दो जो फॉर्मूले हैं वो जनरलाइज्ड है। अब देखिए स्टेटमेंट में भी क्या गिवन था हमें, स्टेटमेंट में गिवन था कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर इज नल वेक्टर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है। स्टेटमेंट देखिए क्यू का, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ऑफ पी इज जीरो, अगेन ट्रू। तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्लियर है? तो आपको वहीं पर आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये दो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूले पता है, आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं एंड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। चल, मूविंग फर्दर, आपको एक डेटा गिवन है, ठीक है। क्या डेटा गिवन हुए, इसके अंदर x का वैल्यू गिवन है और f ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है। अब मुझे सेकंड ऑर्डर न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला से मुझे किसका वैल्यू निकालना है, जब मेरा x इक्वल्स टू 1.5 है तो क्या होगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए मेथड क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर यही फर्स्ट ऑर्डर न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 एंड x3, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास ये y1 है, ये y2 है, ये y3। अब मुझे एक y निकालना है, तो y क्या होगा, मेरा फर्स्ट ऑर्डर न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज होता, तो अब क्या होता, मेरे को सिर्फ इतना फॉर्मूला निकालना होता। एक x1 की जगह, x की जगह क्या होती मेरी वैल्यू 1.5, बाकी x1 की जगह 1 होगी, x2 की जगह 2 होगी, y1 की जगह 0 होगी, y2 की वैल्यू 0.3010 होगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे यूज क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर वाला फॉर्मूला यूज करना है न्यूटन्स का। तो इट विल इक्वल टू y इक्वल्स टू y1 प्लस, ये एज इट इज रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होल इंटू x माइनस x1 प्लस y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x1 होल अपॉन x3 माइनस x2 होल इंटू x माइनस x2 x माइनस x3। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसे एक दो बार और यूज करोगे, आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे इस फॉर्मूले से। तो अब देखिए वैल्यू निकल के आता है लगभग 0.16, ठीक है। तो दिस इज ए न्यूटन सेकेंड
ऑर्डर न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर से आता तो बिल्कुल आसान है आपके लिए, लेकिन ये कभी कभार इस तरीके से आपको दे रखता है कि सेकंड ऑर्डर। अब चलिए एक मजेदार बात इसके अंदर ये बताती हूँ, अगर आपको सेकंड ऑर्डर नहीं भी याद है और आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर याद है और आपने उसकी तरीके से आंसर निकाल दिया, तो इसका लगभग आंसर आता है 0.15। ठीक है, अब आसपास आप देखिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 0.15 की हो अदर देन जस्ट 0.16, तो वैसे भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन फर्स्ट तब आप जब जाओगे तब अगर ऑप्शन में 0.15 भी है और 0.16 भी, और तब आपसे पूछा है सेकंड ऑर्डर क्या होगा, तब आपको ये पूरा कंप्लीट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, तो दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर लेट मी रीड इट टू यू। एक 5 मीटर की लॉन्ग रॉड है ए बी के नाम से, जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है T0 डिग्री सेल्सियस, और दोनों पे ही ये मेंटेन करता है, दोनों ही एंड्स पर ये मेंटेन करता है 0 डिग्री। अब अगर मैं हीट ट्रांसफर को नेग्लेक्ट करती हूँ और द हीट ट्रांसफर इन द रॉड इज गवर्न बाय वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन। चलिए ये इक्वेशन आप लोगों ने देखी होगी, which is equals to d rho square t upon rho x square. It is a heat equation. ये कौन सी इक्वेशन है? ये हीट इक्वेशन, और इसका आपको डी का वैल्यू भी गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको कुछ कुछ इसकी वैल्यू भी गिवन है, टी की वैल्यू भी आपको गिवन है। अब आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले सवाल पे जंप करने से पहले ना एक कॉमन अप्रोच को समझते हैं, या फिर ये समझते हैं इस टाइप के सवालों में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज तो ये पूछी जा सकती है आपसे ये कौन सी इक्वेशन है, तो आपको याद रखना है इट इज कॉल्ड एज ए हीट इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है हीट इक्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज इस इक्वेशन की स्पेशलिटी है कि अगर इस पूरी इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना, जो मुझे वैल्यू गिवन है ना, अगर इसी वैल्यू को मुझे निकालनी होती तो मुझे क्या क्या कंडीशन की जरूरत होती? मुझे जरूरत होती 1 इनिशियल कंडीशन और and 2 boundary conditions. 2 boundary conditions. ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। आपसे कुछ भी सॉल्व करने को नहीं दिया जाएगा, आपसे बस ये पूछा जाएगा कि कितनी इनिशियल कंडीशन की जरूरत है, कितनी बाउंड्री कंडीशन की जरूरत है एक हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो 1 इनिशियल कंडीशन और 2 बाउंड्री कंडीशन, और यही इसकी जगह अगर वेव इक्वेशन होती तो इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट होती। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझ में जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपने क्या पूछा है, बीटा की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल है, इधर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अगर सबसे पहले मैं निकाल लू रो बाय रो टी, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, मुझे ये देखो, क्या ये मेरी पूरी चीज जो है कि जैसे ये समेशन जेड एन और साइन एन पाई एक्स बाई 5 है, ये पूरा एज इट इज रहेगा क्योंकि ये एक्स का टर्म है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, राइट। और ये जो टी है बस वो डिफरेंशिएट होगा। अच्छा, ई टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज, अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, और साथ ही साथ ये बाहर निकल जाएगा बीटा एन स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा एन स्क्वायर टी। ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड। इतना क्लियर? अब देखो जरा राइट हैंड साइड में क्या क्या होगा। राइट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं, टी रो स्क्वायर टी अपॉन रो एक्स स्क्वायर, यही मेरी राइट हैंड साइड है। अच्छा, डी का वैल्यू तो 1 है, इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। इस चीज को अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगी, बहुत सिंपल है, ये अब एज इट इज रहेगा, है ना, ये चीज मेरी एज इट इज रहेगी ई की टू द पावर, राइट, और ये बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा, साइन के बार 2 बार निकलेंगे, दैट इज एन पाई बाई 5 जो है वो 2 बार निकलेगा क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट होगा। अच्छा, एक बार साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस, दूसरी बार करेंगे साइन का कॉस, है ना, कॉस का वापस करेंगे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, है ना, समेशन सी एन, अच्छा माइनस भी आ जाएगा साइन एन पाई एक्स बाय 5 एज इट इज ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर टी एज इट इज। बस अब कंपेयर कर लीजिए। अच्छा, ये पूरी मैं दूसरे पेन से आपको करती हूँ ना, ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है, क्या क्या आ गया निकल के बाहर, एलएचएस साइड में हमारा बाहर है माइनस बीटा एन स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एन पाई बाय 5 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, नेगेटिव साइड से नेगेटिव साइड कैंसिल, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर बाय 25।
ठीक है, अमाउंट टू बी 0.395, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 395, 0.395 हो जाएगा। चलिए वापस से क्वेश्चन की अप्रोच को समझते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उससे समझते हैं। पूरा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, हमने देख लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है। अच्छा हीट इक्वेशन है तो इसमें क्या क्या इनिशियल कंडीशन की जरूरत होती है, ओनली वन इनिशियल कंडीशन एंड टू बाउंड्री कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस टी। बट सॉल्व इस बार इस क्वेश्चन में टी को सॉल्व नहीं करना है, इस समय क्या करना है हमें एक्चुअली निकालना है बीटा की क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं करना है। पहली बार पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स से, फिर बाद में कर दीजिए टी से, है ना, और फिर उसको ना एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर दीजिए। कंप्लीटली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है और उन दोनों को इक्वेट करने पर बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज Kholsky decomposition is carried out on the following square matrix। Kholsky decomposition क्या होता है, नाम बहुत सुनने में पहली बार आपके पास एक न्यू टर्मिनोलॉजी आई है, इसका मीनिंग को समझो। किसी भी इस डिकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं एक लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस फॉर्म में मैं ला सकती हूँ। अच्छा ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है इसको भी समझेंगे। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होंगे। लेट्स से अगर मैं इसे आई से डिनोट कर दूं, ये I11 है, ये I22 है, तो इन्हें भी लोअर ट्रायंगल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के सिर्फ नीचे ही एलिमेंट्स का कुछ वैल्यू है, ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सब जीरो। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस डीकम्पोजिशन Kholsky डीकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग किसी भी मैट्रिक्स को उसके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू ट्रांसपोज ऑफ दैट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बराबर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, चलिए इसे ड्रॉप डाउन करते हैं इनटू A8 -5 -5 A2, इसे मैं लिख सकती हूँ इनटू दिस इनटू मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये I11 है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा I21 है, यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा I22 हो जाएगा। चलिए अब मुझे ना इस टाइप से I12 I21 लिखने में ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है। लेट्स से मैं इसको सॉल्व करती हूँ, अगर मैं इसे A B C 0 से करती हूँ तो इसे मैं क्या लिखूंगी AC0B। ठीक है, अब मुझे गिवन क्या था, मुझे गिवन था I22, यानी कि मुझे गिवन क्या था I22 का वैल्यू, यानी कि मुझे B का वैल्यू गिवन है 1.968। ठीक है, इतना समझ में आया, यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर I22 की वैल्यू जिसके पास है उसका वैल्यू है 0.198 1.968। ठीक है, अब ये कर लिया, इसको और सॉल्व करें अगर हम फर्दर तो ये क्या हो जाएगा A², यहां पर करेंगे हम तो ये AC हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो भी AC हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो C² + B² हो जाएगा। ये किसके बराबर है -8 -5 -5 822। इतना क्लियर है, बस अब कंपेयर कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं चल यहाँ पर प्लस है ना, तो अगर A² मेरा 8 है तो A कितना हो जाएगा √8। मुझे B का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1.968। ठीक है, और मुझे AC का वैल्यू भी गिवन है -5, तो C का वैल्यू क्या होगा -5/√A। क्या मैं A22 का वैल्यू निकाल सकती हूँ, A22 विल बी नथिंग बट 25/8 + 1.968 का होल स्क्वायर comes out to be 6.998, which is अगर हमें इंटीजर में पूछा गया है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है, ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अकॉर्डिंग टू द Kholsky डीकम्पोजिशन किसी भी मैट्रिक्स को एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू उसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट, एक नया टर्मिनोलॉजी गेट में आए। ठीक है, तो दिस इज द Kholsky डीकम्पोजिशन। नाउ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको ना 4 ग्राफ गिवन है प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन से में मीन जो है वो ज्यादा बड़ा है मीडियन से। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। पहले में देखो क्या मीन मोड और मीडियन बिल्कुल तीनों सेम है, तो इसमें तो मीन तो इक्वल हो गया मीडियन के, पहला ऑप्शन तो नहीं। दूसरा देखो यहाँ पर है मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है मेरी मॉड की, किसकी होती है मॉड की। अच्छा, और ये होता है यहाँ पर होगा मेरा मीन कहीं, ठीक है, और इसके बीच में होगा कहीं मेरा मीडियन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन का वैल्यू जो है वो मीडियन से बड़ा है।
तो बी ऑप्शन फिगर नंबर 2 इज करेक्ट। अच्छा सी का भी देख लेते हैं, वैसे तो मल्टीपल चॉइस करेक्ट नहीं है, ओनली सिंगल चॉइस है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसको भी देखो तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पर मोड आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा मीन, यहाँ पर आएगा मीडियन, सो हियर इज अ मीन और यहाँ पर होगा मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पर तो मीडियन जो है वो बड़ा है मीन के कंपेयर में, और यहाँ पर वापस मीन किसके बराबर होगा, मीडियन के बराबर होगा। क्लियर, तो बी जो है फिगर नंबर 2 इज करेक्ट। इतना क्लियर है ना। मूविंग नेक्स्ट, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है du by dt प्लस 2tu² इक्वल्स टू 1। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि un-1 क्या होगा। अगर हम आइलर्स मेथड से जाएं, है ना, आइलर्स मेथड का यूज करें तो हमारा क्या वैल्यू निकल के, अगर मैं x और y में ना लेके u और t में लूं तो u1 क्या होगा, u0 प्लस h क्या होगा, वो स्टेप होगा, है ना, कि जिसके थ्रू हमने जो है डिफरेंशिएट किया है ना, स्टेप टाइम स्टेप h f ऑफ u0 कॉमा t0। ठीक है, तो ये होगा मेरा आइलर्स मेथड का वैल्यू। अच्छा, अगर ये 1 और नॉट के रेस्पेक्ट में, अगर ये n और n-1 के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, un विल बी इक्वल्स टू un-1 प्लस h f ऑफ un-1 कॉमा tn-1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, un नहीं निकालना, हमें निकालना है un माइनस un-1, इसे इस तरफ ले गए और आगे हमारे पास h होल इंटू f ऑफ un-1 कॉमा tn-1। बस अब कुछ नहीं करना है, h की वैल्यू पर रख देंगे हम 0.01 इंटू, अब ये जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन क्या है मेरा, रो du बाई dt इक्वल्स टू 1 माइनस 2tu²। तो ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये u कॉमा t, वो क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2tu², ये हो जाएगा मेरा फंक्शन। ठीक है, तो बस अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं u की वैल्यू रखूं, ठीक है, तो u की वैल्यू होती है 1.72 और t की वैल्यू है 3.15, तो 1 माइनस 2 इंटू 3.14 इंटू 1.75 का होल स्क्वायर, बस इस वैल्यू को पुट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.182। सो द करेक्ट आंसर इज सी विच इज द आइलर्स मेथड। तो हमने देखा आइलर्स मेथड का डायरेक्ट यूज है इसके अंदर। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है, रीजन बिहाइंड, इसके अंदर अगर बैकवर्ड आइलर्स बैकवर्ड मेथड किया गया तो हमें वैल्यू जो है वो un-1 की नहीं un की दी जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि वैल्यू un-1 की, तो हमने यहाँ पर जो मेथड यूज किया है वो फॉरवर्ड वाला मेथड यूज किया है, ना कि बैकवर्ड वाला यूज किया है, लेकिन स्टिल अकॉर्डिंग टू द डेटा वी हैव टू टेक द वैल्यूज, राइट। सो दिस इज द आइलर्स मेथड। नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपना 2023 का है और इसके अंदर आप देखिए एक फंक्शन है f ऑफ x है, ठीक है, जिसका वैल्यू है e⁻x मॉड ऑफ साइन x। अब आप मुझे बताइए कि ये कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है या पीरियोडिक है या बाउंडेड है। अब ऐसे टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए ना आपको पहले क्वेश्चन जो फंक्शन है उसको अच्छे से इलाबोरेट करना चाहिए, उसको क्लासीफाई करना चाहिए कि वो कैसा फंक्शन है। लुक हियर, सबसे पहले मैं देखूं ये मॉड का मॉड्यूलस का फंक्शन है, उसको अपन रिमूव करते हैं। वो कैसे रिमूव होगा कि इसका वैल्यू जो है e⁻x sin x होगा फॉर ऑल x कैसे बिलोंग करेगा 0 to पाई यूनियन 2 पाई to 3 पाई एंड सो ऑन। ओके, वाई, बिकॉज जितने भी अगर मेरे जो भी वैल्यूज हैं, है ना, अगर मैं बात करूं अगर मैं साइन का ग्राफ देखती हूँ, ये मेरा साइन का ग्राफ है, तो ये जितने भी वैल्यूज हैं यहाँ पर या ये वाली वैल्यू 0 से पाई 2 पाई से 3 पाई एंड सो ऑन, या फिर माइनस पाई से -2 पाई के बीच में, ये सारी वैल्यूज मुझे क्या देगी, एक पॉजिटिव वैल्यू देगी। जबकि यही होगा -e⁻x sin x अगर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, अगर मेरा पाई से 2 पाई होगा या फिर मेरा 3 पाई से 4 पाई होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतना समझ में आया, इस तरीके से मैंने फंक्शन को डिवाइड कर दिया या कह सकते हैं इलेबोरेट कर दिया। अब सबसे पहली बात करूँ मैं कंटिन्यूस फंक्शन की, तो मुझे कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी पड़ेगी, मुझे कंटिन्यूटी चेक करने की, लेट्स से x इक्वल्स टू पाई, लेट्स से x इक्वल्स टू माइनस पाई, लेट्स से x इक्वल्स टू 2 पाई, है ना। तो ये जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है ना, ये माइनस फंक्शन आ रहा और यहाँ पे प्लस फंक्शन आ रहा है। तो अगर मैंने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी ऑफ लेट्स से अगर मैं x इक्वल्स टू पाई पर चेक करती हूँ, है ना, तो x माइनस पाई
और शुड बी इक्वल्स टू कंटिन्यूटी के होगा पाई माइनस एच, वेयर एच बिलोंगिंग टू 0 शुड बी इक्वल्स टू एच, पाई प्लस एच शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। तो ये तीनों में ही सेम वैल्यू दे रहा है विच इज़ 0। आप खुद रख के देखेंगे जितनी भी मेरी पाई है, 2 पाई है, माइनस पाई है, माइनस 3 पाई, सभी में ये वैल्यू 0 हो जा रही है, इसमें भी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो नेगेटिव साइड का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कंटिन्यूस तो है। अच्छा, अगर आप इसी के अंदर मैं डिफरेंशिएट की बात करूँ, है ना, तो एफ ऑफ एक्स को मैं वापस से एफ डैश एक्स को मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा, सबसे पहले e टू द पावर x साइन x को करती हूँ, तो दैट इज e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x। जबकि अगर इसको अंदर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। अब वही फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू, ये क्या हो जाएगी मेरी रेंज 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई एंड सो ऑन, है ना। और यहाँ पर भी फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू 0 से माइनस पाई, 3 पाई से 4 पाई एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से मेरी वैल्यू हो जाएगी दो फंक्शंस की डिफरेंशिएट करने पर। अब अगर इसमें मैं वापस से x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू डाल के देखूँ तो अब इस बार मेरे पास फंक्शन क्या क्या आते हैं। लेट्स से x इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं चेक करती हूँ, राइट, तो यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर x 0 है तो वो 1 हो जाएगा, राइट। साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 0 प्लस 1, तो इट विल बी 1, वैल्यू 1। जबकि इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस 1 विद बी द वैल्यू, सो 1 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, अगर इसकी मैं बात करूँ क्या ये पीरियोडिक है, ऑफ कोर्स नॉट। अगर e टू द पावर x किसी भी वैल्यू में है तो वो हमेशा बढ़ रहा है ना, और एवरी टाइम इट इज वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये कभी भी वापस रिपीट नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट पीरियोडिक, तो इट इज़ नॉट पीरियोडिक। साथ ही साथ क्या ये बाउंडेड है, नो इट इज़ नॉट बाउंडेड फॉर ऑल द x बिलोंगिंग टू r। ये फंक्शन जो है वो वैलिड है, इसीलिए ये पीरियोडिक भी नहीं है और ना ही बाउंडेड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ ये कंटिन्यूस है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स से रिलेटेड। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक मैट्रिक्स गिवन है, अब आपको बताना है कि इनकी आइगन वैल्यूज एक ट्रांसपोज की क्या होती है, एक सेम होती है क्या एक वेक्टर से, या इन्वर्स में क्या होती है, या उनके आइगन वेक्टर्स कैसे होते हैं। अब अगेन ऐसे टाइप के सवालों में कभी भी वेक्टर से वैल्यू पुट नहीं करनी है, वेक्टर की वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमें जनरलाइज्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूलेस को यूज़ करना है और वही हमारे आंसर्स होंगे। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं उनको समझो। द आइगन वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर का लेट से मैं लैम्डा मानती हूँ, तो एक ट्रांसपोज का भी वही लैम्डा वैल्यू होगा, और अगर इसी वेक्टर का मैं अगर इन्वर्स करूँ तो वो 1/λ हो जाएगा। अच्छा, किसी वेक्टर को मैं किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा जो उसकी जो आइगन वैल्यू है वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। या डिवाइड कर रहे हैं तो उससे डिवाइड हो जाएगी। तो ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स हैं एक आइगन वैल्यू के। अगर इसी में मैं बात करूँ आइगन वेक्टर की, तो आइगन वेक्टर जो है ऑफ ए है वो सेम होगा आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज का और आइगन वेक्टर ऑफ ए इनवर्स का। इन तीनों का ही आइगन वेक्टर जो है वो सेम होगा। अब देखो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है आइगन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर से? बिल्कुल सेम होता है। क्या इनवर्स का आइगन वेक्टर ऑफ ए इनवर्स आर द रेसिप्रोकल? yes it is reciprocal, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज आइगन वेक्टर ऑफ ए, अगेन ट्रू। एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए इनवर्स इज सेम एज आइगन वेक्टर, अगेन ट्रू एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें क्या लगता है जिस तरीके से आइगन वैल्यूज इनवर्स हो गए हैं आइगन वेक्टर भी इनवर्स हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, आइगन वेक्टर्स इनवर्स नहीं होते, वो सेम रहते हैं, क्लियर है। तो दिस इज द क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 2023 का, सेट नंबर 1 न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड है। देखो आपके पास दो ग्राफ गिवन है, जो डार्क बाउंडेड है वो है एक्चुअल फंक्शन का और दूसरा है अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन। अब एक चीज़ समझेंगे, जो भी हम न्यूमेरिकल मेथड में
जो भी हम न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करते हैं वो कैसा एक मेथड होता है, अप्रोच होती है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आती है, ना कि एक एग्जैक्ट वैल्यू। कभी भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आएगी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आती है। तो अब देखो जरा, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया बाउंडेड यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, आपने पढ़ा होगा, ट्रेपेजॉइडल रूल एक न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू निकालने वाला रूल है, ठीक है। विल बी लेस देन द एक्चुअल वन, विल बी मोर देन द एक्चुअल वन, विल बी एग्जैक्टली सेम एज द एक्चुअल वन एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल। बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देखिए, जो एरिया बाउंडेड है ना, जो वैल्यू बाउंडेड है बाय दिस न्यूमेरिकल मेथड अप्रोच, ये क्या होगा, लेस होगा, लेस वैल्यू एज कंपेयर टू जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है ना, इसीलिए उसका जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, कम आएगा एक एक्चुअल वैल्यू के कंपेयर में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर। ना अब एक और सिंपल सा अप्रोच है, ये लगा है हमारे पास फुरियर सीरीज से, ठीक है। आपको पता होगी फुरियर सीरीज क्या होती है, नहीं भी पता तो अभी अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक फंक्शन है जो कि p और q जैसे कांस्टेंट से डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है an और bn किस पर डिपेंडेंट है। पहली चीज समझते हैं, an को कैसे लिखा जाता है। an विल बी इक्वल्स टू 1/l। अगर मेरा इंटरवल -l से l है तो an होगा 1/l इंटीग्रेशन -l to l f of x cos sin n x pi x by l dx। ये होगी हमारी an का वैल्यू, यानी an को कैसे डिनोट करते हैं, f of x sin pi x by l dx माइनस l to l। और वही dl को कैसे डिनोट करेंगे, 1/l माइनस l to l f of x cos pi x by l dx। ये होती है फूरियर सीरीज को इलेबोरेट करके लिखने का तरीका। अब देखो जरा, एक इम्पॉर्टेंट आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंटीग्रेशन से रिलेटेड। वो क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, कि अगर कोई भी फंक्शन जो है वो -a से a बिलोंग करता है और f of x है, dx है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। या तो ये वैल्यू 0 होगा, कब 0 होगा, जब मेरा f of x जो है वो मेरा कैसा है, एक ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। यानी कि f of x जो है वो माइनस यहां पर लिख देती हूं मैं, अगर मेरा ये वैल्यू 0 कब होगी, जब मेरा f of x कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन है ना। और ऑड फंक्शन का मतलब है f of -x इक्वल्स टू -f of x, ठीक है। तो ये वैल्यू जब भी होती है, जब एक फंक्शन मेरा कंप्लीट इंटीग्रेशन में आने वाला एक ऑड फंक्शन होता है, तो वो वैल्यू 0 देता है। या फिर ये दे सकता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a f of x, जब मेरा f of x कैसा है, मेरा इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। जब मेरा वैल्यू जो है वो मेरा f of x जो है और माइनस f of x है, वो दोनों सेम वैल्यू है। तो ऑड फंक्शन में वैल्यू 0 है और इवन फंक्शन में 2 टाइम्स 0 to a f of x है। बस अब इसी चीज का यूज करके अपन को फाइंड आउट करना है an और bn किस पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन को कहीं पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट ये फंक्शन भी यूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें यहाँ पर पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। इधर देखो जरा, सबसे पहले मैं दोबारा an लिखती हूँ, दैट इज 1/l माइनस l to l। f of x क्या है मेरा, यहाँ पर देखेंगे px to the power 4 plus qx to the power 5 होल इंटू साइन n pi x by l dx। यही वैल्यू है मेरी। अब देखो जरा, मुझे पता है साइन में कोई भी नेगेटिव में नंबर डालती हूँ तो वो वापस क्या दे देता है, मुझे नेगेटिव साइन दे देता है ना। तो माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स, है ना। तो ये ऑलरेडी कैसा है, मेरा एक ऑड फंक्शन है। अगर इसके साथ एक ऑड फंक्शन और हो जाए तो ऑड और ऑड फंक्शन, माइनस और माइनस फंक्शन क्या दे देंगे, मुझे इवन फंक्शन दे देंगे। तो ये तो एक वैल्यू मुझे दे रहा है, जबकि मेरा क्यू पी के साथ वैल्यू कैसा देगा, 0 देगा। तो इसको मैं ना डिवाइड करती हूँ, 1/l एज इट इज माइनस l to l p x to the power 4 sin n pi x by l dx प्लस ये ना माइनस 1/l एज इट इज माइनस l to l q x to the power 5 sin n pi x by l dx। अब मुझे बताओ ये वैल्यू क्या दे देगा मुझे, ये कंप्लीटली कैसा है, एक ऑड फंक्शन है।
तो क्योंकि ये पूरा ऑड फंक्शन है तो ये मुझे पूरा क्या दे देगा, 0 वैल्यू देगा, जबकि ये मुझे वैल्यू क्या देगा, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 टू एल क्यू एक्स टू द पावर 5 साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। यानी कि ये किस पर डिपेंडेंट है, क्यू पर डिपेंडेंट है, तो ए एन इज डिपेंडेंट ऑन क्यू। क्लियर है। तो हमने एक छोटे से मेथड से फाइंड आउट कर लिया, एक जो ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालिए कि जो मेरा पीएन है वो किस पर डिपेंडेंट है, मेरा क्यू पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है, मेरा क्यू पर डिपेंडेंट है। अच्छा सी बीएन को भी देखते हैं हम, है ना। बीएन को कैसे लिख सकते हैं हम, बीएन को लिख सकते हैं हम 1/L माइनस L टू L एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय एल dx, ये लिख सकते हैं। अच्छा इसको फर्दर में 1/L माइनस L टू L टी एक्स टू द पावर 4 cos n पाई एक्स बाय एल dx प्लस माइनस L टू द L q x टू द पावर 5 cos n पाई एक्स बाय एल dx। अब मुझे बताओ यहाँ पर cos में, यहाँ पर मैं ना दूसरे कलर पेन से लिखती हूँ, cos ऑफ माइनस एक्स क्या देता है, cos ऑफ एक्स ही देता है, जबकि साइन में उल्टा था, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या देता था, माइनस साइन ऑफ एक्स, है ना। इसीलिए वो कैसा था, साइन एक ऑड फंक्शन है, cos क्या है, एक इवन फंक्शन है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी इवन फंक्शन है, ये भी एक इवन फंक्शन है, तो क्या एक इवन फंक्शन है और ये क्या है, एक इवन फंक्शन है ना। नेगेटिव वैल्यू इसमें अंदर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव देगा। तो ये एक इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की वैल्यू हमेशा रहेगी। क्या है, ये x टू द पावर 5 इस पूरी चीज को क्या बना देगी, एक ऑड फंक्शन बना देगी, क्योंकि अगर इसके अंदर हम पावर में 5 है यानी कि माइनस x टू द पावर 5 करेंगे तो हमेशा माइनस बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 5 आ जाएगा। अब ये पूरा एक ऑड फंक्शन है, इसकी वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि जो bn है वो मेरा किस पर डिपेंडेंट है, पूरा p पर डिपेंडेंट है। बस इतना सा निकालना था, हमने निकाल दिया कि ए एन डिपेंडेंट ऑन क्यू, बी एन डिपेंडेंट ऑन। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या इसके अंदर स्ट्रेटेजी लगेगी। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया फूरियर सीरीज, हमें ये पता होना चाहिए ये फूरियर सीरीज है, तो फूरियर सीरीज में ए एन का वैल्यू क्या होता है, बी एन का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, हमने फिर एक और इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन का ट्रिक लगाया विच इज माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। कोई सी भी का वैल्यू माइनस ए से ए हो और कोई भी फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन हो तो उसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर दिस 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स। ये कब होगी, जब फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन होगा, और ये कब होगा, जब मेरा फंक्शन पूरा इवन फंक्शन होगा। बस अब कुछ नहीं करना है, एक्सपैंड करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पर ऑड फंक्शन है। जहां जहां पर ऑड फंक्शन है वहां पर 0 वैल्यू है, जहां जहां पर इवन फंक्शन है वहां पर उनका वैल्यू डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसी अप्रोच से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, एक एम एक मैट्रिक्स है और मुझे बताना है इनमें से कौन सी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। चलिए वापस वही अप्रोच है ये जो हमने थोड़ी सी देर पहले इस क्वेश्चन में सॉल्व करी थी, कि अगर लेट्स से लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ एम मैट्रिक्स, एक एम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो एम ट्रांसपोज का भी क्या होगा, लैम्डा होगा। एम इनवर्स का क्या होगा, 1/लैम्डा होगा। ठीक है, तो अब देखो एम स्क्वायर का क्या होगा, लैम्डा भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले का लैम्डा क्या है, लैम्डा स्क्वायर है। अब किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नेवर। तो ये पहला ऑप्शन नॉन नेगेटिव। दूसरा देखो, अब क्योंकि एम ट्रांसपोज और एम दोनों का वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू लैम्डा, ये क्या हो गया, अगेन लैम्डा स्क्वायर, अगेन ए पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा जितना अगर एम टी एम है विच विल बी इक्वल्स टू एम एम टी, और इन दोनों का ही आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू भी करेक्ट है। अच्छा किसी भी ट्रांसपोज यानी कि एम मैट्रिक्स का लैम्डा उसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में क्यों लिया है, मुझे बार बार ये आपको बताने के लिए कि आइगन वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स की ये जो कुछ 2-4 जो प्रॉपर्टीज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है।